देखिए, बाद की कहानी तो बाद में बताऊंगा। आपने योया की बात जो की है शुरुआत में, योया पे मैंने आज एक वीडियो भी बनाया है अपने चैनल पे, और उसमें मैंने वो पूरा इनके एनालिसिस 2-3 जगह गए हैं, 2-3 चैनलों पर, वो सारे मैंने देखे हैं। अब ये पता नहीं कहां से वो एनालिसिस लेकर आए हैं कि 40-45 पे बीजेपी रुक रही है। अब आप बताइए कि 16 सीटों पर मतदान हुआ है यूपी की जी, और इन 16 पे आप लिख लीजिए इसका, आज इस समय बात कर रहे हैं हम 27 अप्रैल की शाम को 9:30 बजे जी। आप लिख लीजिए कि इन 16 में से, आगे नहीं मुझे पता क्या होने वाला है, मैं आज तक, क्योंकि योगेंद्र यादव भी आज तक का ही एनालिसिस अपना बता रहे हैं, इन जी 16 सीटों में से बीजेपी कम से कम 14 या 15 सीटें जीतने जा रही है। तो फिर आप बताइए कि उनका आकलन सही है क्या गलत है, उनका कैसे, किस आधार पर वो कह रहे हैं। और वो संभवतः सोच रहे होंगे मोदी बनारस से हार जाए। नहीं, वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि मैं जिन जिन क्षेत्रों में गया हूं, मैं केवल ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूं, शहरी क्षेत्रों में मैं नहीं गया। बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो आरएसएस का गढ़ है यूपी में, बुंदेलखंड का इलाका, झांसी के आसपास का, वहां पर वो नहीं गए हैं लोगों के बीच में। तो वो ऐसी जगह पर लोगों के बीच में गए हैं जहां उन्हें अपनी मनमर्जी का सुनना मिलता है, जो वो सुनना चाहते हैं, उनके कानों को जो अच्छा लगता है वो उन्हें सुनने को मिला है। अब आप कैराना या सहारनपुर में जाओगे तो वहां आपको इस तरह का सुनने के लिए मिलेगा, तो वो वहीं पर गए, उन्हीं इलाकों में वो गए हैं। और ये जो विमर्श वाली बात कही ना आपने, इस विमर्श का मैंने अभी आपसे बात करने से पहले मैंने देखा, पिछली फिगर और इस बार की फिगर मैंने मिलाई है। देखिए, वैसे तो हर स्टेट में ही वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है, बिल्कुल। या तो ये तय कर लें, ये जितने भी लेफ्ट लिबरल बिरादरी के लोग हैं, कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, या फिर ये तय कर लें कि जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वहां एंटी इनकम्बेंसी है। क्या है बताइए। त्रिपुरा में जो मतदान है, मैं देख रहा था, त्रिपुरा में 80% मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा जी। वहां तो बीजेपी की सरकार है, तो वहां बीजेपी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बताइए। कर्नाटका में इसका जवाब दे। कर्नाटका में भी बहुत ज्यादा हुआ, साउथ बेंगलोर में देख लीजिए। और जहां तक कम मतदान की बात है, मैंने यूपी की 8 सीटों का एनालिसिस नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 सीटों का एनालिसिस किया, और अमरोहा और मथुरा। अमरोहा में सबसे ज्यादा हुआ इस राउंड में, हालांकि वहां पर पिछली बार के मुकाबले 7%, वहां भी कम है, दानिश अली वाली जो सीट है। मथुरा हेमा मालिनी वाली सीट है, उस पर भी 6-7% कम हुआ है मतदान पिछली बार के मुकाबले, वो यूपी में सबसे लोएस्ट है। और मथुरा में आज की तारीख में जहां लोएस्ट मतदान है, वहां पे मेरे आज पत्रकार साथी हैं वहां पे अमर उजाला के, उनसे मेरी बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि हर्ष भाई 3 से 4 लाख वोटों से जीतेंगे हेमा मालिनी। तो फिर मेरे पास भी यही अपडेट है कि बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रही हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगी, और उनके सामने कोई कैंडिडेट है ही नहीं, कोई टिक ही नहीं रहा है वहां पे। आरएलडी के साथ आ जाने पर मथुरा सीट बागपत की तरह ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। जो जाटों की 2 बड़ी सीटें मानी जाती हैं वेस्ट यूपी में, मथुरा और बागपत, ये मेन सीटें जाती हैं। और जब आरएलडी साथ आ जाती है तो फिर कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक बनता है। तो हेमा मालिनी तो पहले जयंत चौधरी के सामने भी 2-2, 3-3 लाखों वोट से जीती हुई है। तो ये जो विमर्श खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है, मैं आज भी कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये एनालिसिस किस आधार पर टिके हुए हैं। इन लोगों के एनालिसिस इस आधार पर टिके हुए हैं कि मुसलमान तो खूब वोट डाल रहे हैं, हिंदू वोट नहीं डाल रहे हैं। ये गलत बात है। अगर कहीं 5% हिंदुओं का वोट कम हुआ है पिछली बार के मुकाबले, तो 5% मुसलमानों में भी कम हुआ है। बस ये है कि उनका डलता हुआ वोट दिखाई दे जाता है, क्योंकि वो हर सीट पर जहां पर उनके बूथ होते हैं, वो खासतौर से वहां उनका जो डेंसिटी है, घनत्व ज्यादा होता है उन सीटों पर, तो वो विजिबल होता है, इसलिए पता नहीं लगता वहां पर। तो ये विमर्श जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये बेकार का विमर्श है। और अगर मतदान कम ही हो रहा है, हमने पहले भी चर्चा की थी, शायद आपके चैनल पे ही की थी, तमिलनाडु में कम हुआ है, उसका क्या रीजन है बताइए। वहां क्या बीजेपी के खिलाफ हो रहा है, बीजेपी के समर्थन में हो रहा है, क्यों हो रहा है? जहां से कनिमोझी सांसद है, वहां 10% कम हुआ है 2019 से। तो क्या मतलब है इसका? 10% के, इसका मतलब कनिमोझी से लोग नाराज हैं। आजकल इस बंदे ने एक और बात कहनी शुरू कर दी है कि साहब मैं तो नेता हूं, स्ट्रगलर हूं, मैं सैफोलॉजिस्ट नहीं हूं। और सैफोलॉजिस्ट इसके खून में भरा हुआ है। ये तो बिल्कुल ये गुनाहभागी करनी आती है। योगेंद्र यादव ऐसे प्रेडिक्शन करते हैं कि जो कभी भी वास्तविकता के धरातल पर सही साबित नहीं हुए। ये 2 बंदे होते थे, दोनों दाढ़ी वाले,
एक तो ये योगेंद्र यादव और एक वो प्रणव राय, क्या है प्रणव जेम्स रॉय। वो दोनों आपको याद होगा कि हम दोनों बचपन में जब देखते थे दूरदर्शन पे आया करते थे, वो इंग्लिश में या हिंदी में आया करते थे। तो बड़े लोग इंप्रेस रहते थे यार योगेंद्र यादव ये बता रहे हैं। भाई उस समय कांग्रेस का पीक था, कांग्रेस का जमाना था, ये सारे हैं कम्युनिस्ट। तो ये सारे के सारे चीजें जानते थे अंदर खाने क्या चल रहा है। और जब बैलेट पेपर से मतदान होता था ना, सबको पता था कि कहां हम लठ के बल पे वोट गिरवा लेंगे। अभी कल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है ईवीएम को लेके कि बिल्कुल सिस्टम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। मैं तो कई बार अपने वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं कि आज मायावती जैसे लोग जो इस पे सवाल उठाते हैं कि साहब ईवीएम हैक कर ली जाती है या इसमें धांधली हो रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये ईवीएम और वोटर कार्ड दो चीजें नहीं आई होती तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बन पाती मायावती कभी भी, कतई नहीं। दलित समुदाय का वोट नहीं डलता था, उनका जो है जाति सूचक शब्दों से लोग यूज करते थे ये कांग्रेस वाले, और लठ लेके खड़े हो जाते थे गांव में हर बूथ के पास, ओए चल तेरा वोट डल गया जा। सुबह 9 बजे ही सबके वोट डल जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये आपके खिलाफ वोट डालने वाला है, उनके वोट सुबह सुबह डल जाते थे। तो मायावती ये सब चीजें हैं। ये यूपी में तो यही कहानी रहने वाली है थर्ड फेज में भी। और अगर सही मायने में अगर इन्हें लग रहा है कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ पोलिंग हो रहा है या बीजेपी घाटे में जा रही है, तो राहुल गांधी अमेठी से अपनी दावेदारी क्यों नहीं डिक्लेयर करते? लड़े चुनाव। रायबरेली से प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ती? और अगर नहीं लड़ना है राहुल गांधी को तो जीजा जी को किसी को भी दे दें। देते क्यों नहीं? कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? आप बताइए ना। अगर इतना भरोसा है कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हो रहा है तो जाइए आपको। और यहां जब ये तो केरल में इनके लाले पड़े हुए हैं राहुल गांधी के। मैं केरल की फिगर देख रहा था, केरल में तो 2019 के मुकाबले 10% कम है ओवरऑल। अब हाँ तो मुसलमान भी 2019 में 77.84% था और इस बार 67.15% है केरल में। 10% सबसे ज्यादा कम हुआ है। तो फिर राहुल गांधी कैसे जीत रहे हैं भाई बताओ? वहां पे तो 20 में से 15 सांसद कांग्रेस के हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस वाले सारे हार रहे हैं वहां पे। शशि थरूर भी हार रहे हैं, राहुल गांधी भी हार रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे हार रहे हैं वहां पे। भी मेरे एक मित्र हैं अमरोहा में रहते हैं, हम लोग कभी अमर उजाला में साथ हुआ करते थे मेरठ में उस समय। तो बड़ी अच्छी पकड़ है उनकी, मेरे चैनल पर 1-2 बार वो आए भी हैं। आज की दाती में वो खेती कर रहे हैं, किसान, बढ़िया काश्त है उनकी वहां पे। तो जाट बिरादरी से आते हैं। मैंने उनसे पूछा फोन करके, मैंने कहा कि यार ये क्या चल रहा है सब कहानी यहाँ की, और क्या ये इस तरह की सब बातें चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि यार कुछ नहीं है, सब बकवास है। और जहां वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं वो वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम इलाकों में भी कम है, यहाँ पर भी कम है। और ऐसा नहीं है वोटर अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुस्लिम कैंडिडेट बसपा का है तो उसको भी वोट मिले। ऐसा नहीं है कि दानिश अली को ही वहां पर वोट मिल गए हैं। तो कोई ऐसी अजीबोगरीब बात सामने निकल के नहीं आ रही कि हम ये अंदाजा लगा सके कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट निकल कर सामने आ जाएंगे। तो उनका एनालिसिस ये भी था कि दोनों तरफ से उदासीनता है। जो कांग्रेस जो मतलब विपक्ष के जो बूथ हैं उन पर विपक्ष के पास तो पहली बार कैडर नहीं है। बहुत कम जगह है जहां पर उनके पास ठीक ठाक कैडर है। यूपी की बात करूं अगर मैं, और दूसरा बीजेपी वालों में एक ये जो हो गया, जो 400 पार का नारा चला है ना शुरू से, इससे बैकफायर नहीं किया। इससे क्या हुआ, लेजीनेस में आ गए। पहले आप याद कीजिए कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता होते थे घर घर जाके वोट निकाल के लाते थे, गर्मी सब बारिश दोपहर कुछ भी हो। लेकिन इस बार उन्हें लगा यार जीत तो रहा है मोदी, और जो विपक्ष जहां पे दिखता है मजबूत है कि साहब विपक्ष का कैंडिडेट ठीक ठाक है, तो वहां लोग सोचते हैं कि यार कितने भी वोट दे लो आएगा तो मोदी। ठीक, तो दोनों तरफ ही बात चल रही है। एक तरफ बीजेपी और उसका कार्यकर्ता बहुत श्योर हो गया है कि मोदी जी जीतने वाले हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत करने से फायदा नहीं है। वो मेरे मित्र ये भी बता रहे थे कि अब की बार जो डोर टू डोर कैंपेन है बहुत कम है प्रत्याशियों का, केवल एक मीटिंग सुबह रखते हैं, एक शाम को रखते हैं, एक आध किसी नेता की रैली रख लेते हैं। घर घर जाके जो कैंपेनिंग हो रही थी वो तो बिल्कुल इस बार जीरो है। तो फिर दोनों तरफ से ही स्थिति ऐसी है। जो होता है ना एक स्विंग वोटर जो होता है, अगर आप कोशिश करें कि इसको अपनी तरफ डलवा लें, एक होता है हर सीट पे 10-20 हजार हर सीट पे होता है कि वो स्विंग वोटर है, जिसे कन्विंस कर ले
तो पता लगा आपने घर के एक मुखिया को कन्विंस कर लिया तो उस घर की 6 वोट आपको मिल गई या 5 वोट भी आपको मिल गई। वो कहा कि ये काम जो कहते हैं ना कि कन्वेंसिंग का जो काम है, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है प्रचार, उसे कन्वेंसिंग ही कहते हैं, कि लोगों को कन्विंस करना कि भाई आप आओ यार, हमें वोट दो, हमारा कैंडिडेट बढ़िया है यार, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कहने पे आओ। वो चीजें नहीं है, एक चेन बन जाती है कि आपने एक बीजेपी के किसी नगर अध्यक्ष को पकड़ लिया, उसने किसी व्यापारी नेता को पकड़ लिया, उस व्यापारी नेता ने किसी सभासद को आपसे जुड़वा लिया। वो चेन इस बार नहीं बनती हुई नजर आ रही है। तो वो जो 5-7% का वोट एक्स्ट्रा पड़ता था वो नहीं पड़ रहा है। आपको मैं बताऊं, ये वो लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं, इन्हें सबको हैट्स ऑफ कहता हूं मैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये वो लोग हैं। तो मैंने देखा, और मैं तो कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं मैं कि कुछ अगर ऐसा हो सकता हो कि एक इंसेंटिव हो कि जो लोग इस बार वोटिंग डालने गए, चाहे वो किसी भी दल के हों, उन्हें कुछ अगर सरकार छूट दे सकती है कि उनके खाते में 5-5, 10-10 रुपए, 100 रुपए डाले जाएंगे, तो वो डाले जाने चाहिए। मेरे पिताजी कहा करते हैं इस चीज के लिए, मेरे फादर लंबे समय तक चुनाव में ड्यूटी देते रहे, तो वो ये कहते थे हमेशा से आके, यार सरकार ये कहती है कि वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए, मतदान बढ़ाया जाए, लेकिन जो आदमी अपना काम छोड़ के, अपना स्पेशली 2-3 घंटे निकाल के दिन में गर्मी में लाइन में लगकर ये कहते हैं कि बूथ के अंदर पानी की व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है, लाइन धूप में ही लगती है भाई, लाइन छांव में नहीं लगती। कुछ नहीं सर, आपको लाइन में खड़ा रहना था पड़ता ना। अब आप बूथ के अंदर जाएंगे तो वहां एक सामने बरामदा होगा, तो 10 मिनट के लिए आप छांव में गए, और उस बरामदे में भी आपको खड़े नहीं रहने देते, उससे पहले ही वो बल्ली लगा देते हैं। उसमें एंट्री जब भी होगी जब आपका वो वोटर कार्ड देख लेगा और वोट डालने के लिए आप अंदर जाओगे। तो मेरा तो मानना है कि इसमें चुनाव आयोग को यह भी सोचना चाहिए कि जो आदमी वोट डाल रहा है ना, तो होना चाहिए कि अगर आपने 3 बार वोट नहीं डाला तो आपका मतदान पहचान पत्र कैंसिल, आपका वोटिंग राइट गया, अगर आपने 3 बार वोटिंग नहीं किया। और अगर आप रेगुलर वोटर कर रहे हैं 3 बार या 4 बार से, तो क्यों नहीं आपके बच्चे को 5% मार्क्स एग्जाम में एक्स्ट्रा दे दिए जाते? क्यों नहीं? कुछ तो इंसेंटिव मिलना ही चाहिए, कुछ नहीं तो होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हर चीज की फीस होती है। उस मतदाता को क्या मिला जो गया वहां पर वोट डालने के लिए? वो बेवकूफ है। जो घर में बैठा हुआ है वो तो सवाल उठा रहा है, मोदी जी ने मेरे लिए ट्रेन नहीं चलाई, मुझे बुलेट ट्रेन नहीं दी। देखिए, जो सरकार होती है चीजें सरकार के हिसाब से चलती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के साथ उसका टाई अप रहता है कि साहब हमें यहाँ फोर्स चाहिए, हम ये चरण में जा रहे हैं, वहां का हमें इस राउंड में रखेंगे, वहां की इतनी सीटों को इस राउंड में। तो होम मिनिस्ट्री के साथ उनका एक तालमेल बना रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज वो सब अलॉट होती है वहां से। तो आप ये बताइए कि पहला चरण भी फ्राइडे को हो रहा है, दूसरा चरण भी फ्राइडे को हो रहा है, तो जो वीकेंड मनाने वाले हैं ना, ये एमएनसीज में काम करने वाले इंजीनियर जो गुड़गांव को छोड़ के मसूरी भाग जाते हैं, तो ये तो थर्सडे की रात में ही भाग गए मसूरी, देहरादून भागेंगे ही सर, भागेंगे ही। अरे मुस्लिम भाई हैं वो तो जो है दोपहर में नमाज पढ़ेंगे और नमाज के बाद लाइन में सीधा फ्राइडे की जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे और जाके लाइन में लगेंगे। तो मैं तो ये बड़ा क्वेश्चन है कि ये किसने बनाया है? ये इसे लेकर बीजेपी वालों ने शोर क्यों नहीं मचाया? बीजेपी वाला तो चुनाव आयोग को एक वीडियो बना करके और मेल करने वाला हूं, प्रश्न पूछने वाला हूं सर, फ्राइडे को अगर आप देर हो गया, ये बड़ी देर हो गई, ये मुद्दा पहले उठना चाहिए था। आप अब तो चुनाव में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये बताइए कि ये प्रोग्राम ये क्या राहुल गांधी ने सेट करा है? चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम है, बताइए, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने या सोनिया गांधी ने कराया है इसको, या ममता ने कराया है? किसने सेट कराया है? ये पीछे क्या ये थॉट था कि मुसलमान तो जुम्मे के दिन जो है जुम्मे की नमाज ही पढ़ता रहेगा सुबह से शाम तक, वो तो वोट ही नहीं डालेगा? ऐसा थोड़ी ना कर रहे। बताइए, कुछ तुक है इस बात की? क्यों आपने फ्राइडे में रखा मतदान? बताइए ना मुझे, आप इसका लॉजिक बताइए। आप मेरा अगर बस चले तो वोटिंग जो होगा ना, वो कभी भी, मैं संडे फ्राइडे सैटरडे में कभी वोटिंग डे नहीं होना चाहिए, वर्किंग डे में होना चाहिए कि आप ऑफिस जाएं, घर के लिए ऑफिस निकले और वोट डाल के अपने ऑफिस जाएं। छुट्टी वाले दिन नहीं आदमी घर से निकलता, लेकिन जो आदमी नौकरी पे कहीं जा रहा है उसे छूट होनी चाहिए कि भाई आप आज चुनाव वोट डाल के आए, भाई आज हम ऑफिस 12 बजे पहुंचे, भाई घर पे मैं वोट डाल के आया हूं, मुझे 3 घंटे की छूट मिली, तो उसके जो है पैसे नहीं कटेंगे सैलरी में से। ऐसे प्रावधान करने चाहिए ना चुनाव आयोग को, क्यों नहीं करते इस तरह के प्रावधान? ये कि चुनाव आयोग का जो आदमी है उसे ईवीएम ले जाके स्ट्रांग रूम में जमा करानी है,
कोई उसे कंधे पे लेके तो जाना नहीं है, या उसे कोई लूट लेगा, उसे सरकारी गाड़ी में बैठ के जाना है, उसके साथ फोर्स का आदमी जाता है। तो वो है वो अगर शाम को 6 बजे अपना डिब्बा पैक कर रहा है, अगर वो 9 बजे करे, 10 बजे करे, 11 बजे करे, तो क्या दिक्कत है भाई? कराओ ना। लोग क्या खाना खाने के बाद वोट डाल दे शाम को। इन चीजों की तरफ सरकार सोचती नहीं है, और बस कहानी गाते रहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, वहां हम पिंक बूथ बना देंगे, फलाना बना देंगे। सेल्फी ले लो। गर्मी में कौन आएगा आपके पास खाने के लिए? या तो आप कहो कि जितने भी वोटर आएंगे उन्हें चाय नाश्ता मिलेगा, फिर देखो लाइन, आप खिलाओ सबको चाय नाश्ता देते नहीं तो क्या हो गया, राज्यसभा में चुन लिए जाएंगे। इनका क्या है? ये तो राजा लोग हैं, राजा तो राजा ही होता है, राजा तो राजा। इनका क्या होगा? ये भी राजा तो राजा ही होता है। देखो ये देखिए, ये राजा ही होगा। आपने वो वीडियो देखी है जिसमें नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी डर गया? देखिए आपने अभी कल परसों वाली देखिए। खुद एक बार लगा कि इसकी आयु और मोदी जी की आयु के बीच का भी अंतर जो है, और पीएम को छोड़ दीजिए ना, वो पीएम के बारे में दिखाता है उनका माइंडसेट, वो जो सामंतवादी मानसिकता है ना, कि हम तो राजा ही हैं, साला इस देश का प्रधानमंत्री भी हमारे सामने से कोई औकात नहीं है, उसके साथ उसको हम बोल लेंगे, हमारा जो बिगाड़ना है बिगाड़ कर दिखाए। और इसके लिए जिम्मेदार हैं बीजेपी वाले, जिम्मेदार हैं मोदी जी, जिम्मेदार हैं। नेशनल हेराल्ड में के मामले में अब तक सोनिया और इनकी जमानत क्यों चल रही है? क्यों इनको अंदर बंद नहीं कर दिया? आप बताइए ना। अरविंद केजरीवाल तो गरीब आदमी है बेचारा, उसके साथ कोई है नहीं, उसे बंद कर दिया आपने। हेमंत सोरेन दीनहीन आदमी है, आदिवासी है, उसे बंद कर दिया। राहुल गांधी को क्यों नहीं बंद करा? केजरीवाल राहुल गांधी को क्यों नहीं करा? बताइए ना। तो भाई साहब, जब आप राहुल गांधी को बंद नहीं कर पाएंगे, राहुल गांधी को एक दिन लॉकअप में आप बंद करने की आपकी हिम्मत नहीं है, तो राहुल गांधी ऐसे ही बोलेगा आपको। बिल्कुल है राजदीप सरदेसाई लोकलाइज्ड इलेक्शन इसलिए बताता है राजदीप सरदेसाई, क्योंकि वो उन इलाकों में रिपोर्टिंग करता है जहां पर बीजेपी मजबूत नहीं है। वो तमिलनाडु गया, वो कर्नाटक में गया, या फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में गया, या फिर महाराष्ट्र जहां का वो रहने वाला है। तो वो ऐसी जगह नहीं जाता है जहां बीजेपी का इलाका हो। आइए उसे उत्तर प्रदेश में घुमाते हैं, बुलाइए इधर या राजस्थान में। बीजेपी को दलित वोट जितना हर बार मिलता है उतना ही मिलेगा इस बार भी। लोग ये कहते हैं कि अब जैसे इधर की बात करें नॉर्थ में, तो जैसे मायावती के साथ जो अब जाटव वोट रह गए हैं उनके, खासतौर से जहां से वो आती है मायावती, तो बाकी दलित वोट तो बढ़ रहा है। और ये योगेंद्र यादव, ये योया जो आपका है, ये कह रहा है कि इस बार मैं देख रहा हूं कि कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, ये जो ओबीसी बिरादरी हैं, ये सारी की सारी सपा की तरफ जा रही हैं। भाई क्यों? सपा ने क्या वोट नहीं जा रहा है? नहीं, ये बताइए ना, क्या सपा ने इनके लिए कोई स्कीम चलाई है क्या? कुछ वो जनधन योजना टाइप की, या कोई इनके खातों में 10-20 हजार रुपए डालने की? क्यों जा रहा है भाई? बताएं तो जरा। कन्नौज से तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतेंगे, मुश्किल है अखिलेश यादव को हरा पाना। और फिरोजाबाद और बदायूं का तो मामला लचर पचर है। बदायूं का तो टिकट बदला, पहले तो शिवपाल यादव को दे दिया, फिर उनके लड़के को दे दिया। और भाई समाजवादी पार्टी में तो आप ये बताइए कि इनके परिवार के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, तेजस्वी लड़ रहे हैं, यादव लड़ रहे हैं, डिंपल यादव लड़ रही हैं। तो 4-5 तो टिकट इनके घर के ही लड़ रहे हैं। तेजस्वी भी तो लड़ रहा है ना। तो ये कौन से जीत? सॉरी, तेज प्रताप लड़ रहा है, तेज प्रताप लड़ रहा है। नहीं, तेज प्रताप का टिकट कन्नौज से होना था, उसकी जगह अखिलेश ने पर्चा भरा है, उसका नहीं है। नहीं, उसका डिक्लेयर भी नहीं हुआ था। चर्चा थी क्योंकि कन्नौज का टिकट जो है मेठी की तरह होल्ड पे था, तो चर्चा ये थी कि शायद कन्नौज से तेज प्रताप होगा, जो लालू जी का दामाद है। लेकिन अखिलेश, वहां पार्टी वालों ने कह दिया कि अगर तेज प्रताप आया तो समझ लो कि यूपी में जो 2 सीट आने के सर्वे आए थे ना, यूपी में के 2 सीट मिल रही है सपा को, ये जो सी वोटर वगैरह के सर्वे, उसमें 2 सीट इसलिए दी थी कि एक अखिलेश की और एक डिंपल की। बाकी तो इनके भाइयों का किसी का जीतने का कोई भरोसा नहीं है। चलिए, आप एक बात बताइए ना, आज कल 26 तारीख में दूसरा चरण हुआ और तीसरा चरण होगा 7 मई को। इतनी गर्मी में यार इतना गैप क्यों दे रहे हो भाई आप? क्यों? और चुनाव को और गर्मी में खींच के ले जा रहे हो। अभी तो अप्रैल है, मई में और भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, और जून में लास्ट चरण होगा। जून में कौन जाएगा? पानी भी नहीं पीने को मिलता भाई लोगों को। और वरुण गांधी को बीजेपी ने बर्फ में लगा दिया है। ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। दिल्ली में जो है मीडिया में बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो वरुण गांधी को हमेशा हाईलाइट करता रहता है। वरुण गांधी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, भास्कर,
इन सब बड़े बड़े अखबारों में उनके आर्टिकल छपते हैं और उन्हें लेख लिखने की आदत है। और मैं आपको बता दूं कि वो लेख का जो उनका लेख होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं वरुण गांधी। वो बड़े मशहूर हैं इस बात के लिए। मेरे एक मित्र हैं, वो इंग्लिश से उनके आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। तो उन्होंने पूछा भाई कितने पैसे लोगे, उन्होंने कहा जी 5,000 रुपए दे देना। तो उन्होंने अपने किसी पीए से कहा कि नहीं यार, हमारे आर्टिकल को ट्रांसलेट कर रहा है, सिर्फ 10,000 रुपए देना। अरे तो हाँ, तो उसने तो उनकी एक उनका अपना सिस्टम है इनका, जैसे कहते हैं ना हायरार्की है जो नीचे से ऊपर तक सेट है। तो इन लोगों को आप अब ये वो फिर वही बात आती है, राहुल गांधी क्यों नरेंद्र मोदी को इस तरह से बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि उसका सरनेम गांधी है। वरुण गांधी जो है आज भी ये सोच के बैठा हुआ है कि मेरा कुछ नहीं है, बीजेपी कल को मेरे पास आएगी और मुझे टिकट देगी। और अगर सही मायनों में उसे इस बात का घमंड नहीं है, अगर उसे बीजेपी का इंतजार नहीं है, तो लड़के देखते निर्दलीय। हाँ, और क्या? या फिर सपा या बसपा के टिकट पे लड़के देखते। रायबरेली में लड़ने का मूड है तो जाओ निर्दलीय पर्चा भरो ना। बीजेपी का क्यों इंतजार कर रहे हो कि बीजेपी हमारी खुशामद करे, हम लड़ें? अगर प्रियंका को हराने का दम है तो जाओ लड़ लो, हरा दो प्रियंका को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।